स्वस्थ भारत के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम बात करेंगे कैंसर के बारे में। जी हाँ, कैंसर एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही एक भय सा मन में आ जाता है और लोग यही समझते हैं कि एक बार कैंसर हुआ नहीं कि बस इसका अंत मौत ही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैंसर के बारे में कहा जाता है तुरंत जांच न आए आज। जहाँ जैसे ही इसका पता चलता है, जितनी जल्दी इसका पता चलता है, उतना ही इसका इलाज पूरा संभव हो सकता है। आखिर ये कैंसर क्या है, कितने तरह का होता है, कहाँ कहाँ हो सकता है, और इस समय हमारे देश में या हमारे राज्य में कैंसर का स्टेटस अगर हम जानना चाहें तो वो क्या है। ये तमाम जो बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको देने जा रहे हैं। और आपको बता दें कि आज विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ बने हुए हैं डॉक्टर मोहम्मद आफताब आलम अंसारी जी, जो कि कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। अब्दुल रज़ाक मैडम क्यूरी कैंसर हॉस्पिटल में आप कार्यरत हैं। बहुत सालों का अनुभव है आपके पास में, हम दर्शकों को बताना चाहेंगे। और हम ये भी चाहेंगे सर कि आपने बहुत जगह काम किया है और बहुत सारी जगह पर आप हैं, तो आप खुद ही हमें बताएं कि आपने अभी तक क्या क्या अनुभव हासिल किए हैं, कहाँ कहाँ पे कार्यरत रहे हैं और इस समय कहाँ पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद फॉर दिस काइंड इंट्रोडक्शन। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन एमडी किया, तो उसके बाद पटना मेडिकल से एमडी करने के बाद मैं कुछ दिन पीजीआई रोहतक में काम किया हूँ हरियाणा में। उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, वहाँ मैंने काम किया। फिर उसके बाद बत्रा हॉस्पिटल में काम किया। तो ये करीब 6-7 साल मैंने झारखंड से बाहर काम किया। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अपने स्टेट में जाऊँ और यहाँ के लोगों के लिए मैं काम करूँ। तो 2013 जुलाई में मैं यहाँ शिफ्ट हुआ और उसके बाद से मैं HCG कैंसर हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ हूँ और पिछले 8 साल हो चुके हैं यहाँ पर काम करते बिल्कुल। आप HOD भी हैं वहाँ पर। मैं रेडिएशन, मेरा जो ऑन्कोलॉजी में जो स्पेशलिटी है वो रेडिएशन ऑन्कोलॉजी का है। और मैं वहाँ का हेड भी हूँ और सीनियर कंसल्टेंट वहाँ पर। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा लगा कि सर आप आज यहाँ पर आए हैं, दर्शकों के सामने मुखातिब हैं और बहुत सारी जानकारियाँ लेकर आप आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सर। सबसे पहले बहुत बार कैंसर के बारे में हम लोगों को बताते रहते हैं, लेकिन एक बार आपकी जुबान से हम सुनना चाहेंगे कि ये कैंसर क्या है, आखिर किस चीज़ को हम कैंसर कहते हैं। देखिए, जो हमारा शरीर है या बॉडी है, यहाँ एक तरह का एक बैलेंस है सारे बॉडी के ऑर्गन में, ताकि चीज़ें जैसे काम करनी चाहिए वैसे कर रही हैं। किसी वजह से अगर ये बैलेंस खराब होता है तो उसमें क्या है कि किसी भी पार्ट का, मुंह का हो सकता है, ब्रेन का हो सकता है, आंत का हो सकता है, यूट्रस का हो सकता है, ब्रेस्ट का हो सकता है, वहाँ वो बैलेंस अगर खराब हुआ किसी वजह से, एक्सटर्नल या इंटरनल कोई भी वजह हो, तो उससे क्या होता है, वहाँ अनकंट्रोल्ड ग्रोथ शुरू हो जाती है। जी जी। तो वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ जो शुरू होती है, जिससे गांठ बनने लगता है या घाव बनने लगता है, तो इसी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को हम लोग ट्यूमर या उसमें कुछ जो होते हैं कैंसरस हो जाते हैं, जिनको हम लोग कैंसर कहते हैं। अच्छा, मतलब ये अनियंत्रित जो वृद्धि होती है कोशिकाओं की, उसको हम कैंसर कहते हैं। तो आपने अपने बहुत सारे अंगों का नाम लिया, मतलब ये क्या पूरे शरीर में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है कैंसर? हाँ, तो जितने भी ऑर्गन हैं शरीर में, राइट फ्रॉम, यहाँ बात करें स्कल से लेके ब्रेन, आई, मुंह के कैंसर, गले का कैंसर, छाती का कैंसर, फेफड़े का, फूड पाइप का, आंत का, स्टमक का, प्रोस्टेट का, यूट्रस का, पेनिस का, वजाइना का, हड्डी का, मसल का, तो किसी भी ऑर्गन में कैंसर हो सकता है। जी जी जी। तो कैंसर का पता नहीं चलता है, मतलब कई बार लोग आते होंगे, पेशेंट बहुत लेट स्टेज में आते हैं, पता ही नहीं चलता है। लेकिन इससे पहले कि हम लक्षणों की बात करें डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो कैंसर है बिल्कुल महामारी की तरह फैल रहा है और आज के समय में इसकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हम आंकड़ों की भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले उत्सुकता हमें ये है कि इसके कारण क्या है। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली जो कैंसर हैं उसमें अभी तक जो साइंस और रिसर्च की जहाँ तक अभी पहुँच है, उसमें हम लोग अभी ऑलमोस्ट 1/3 कैंसर का ही कॉज जानते हैं। अच्छा। और 2/3 कैंसर का कॉज हमें नहीं पता है क्यों होता है। तो जो 1/3 जो कैंसर हैं जिनका कॉज हमें पता है, तो वैसे कैंसर में हम प्रिवेंशन
ले सकते हैं। जी। और वो 1/3 वाले जो कैंसर है उसमें मुख्यतः जो सबसे नंबर 1 कॉज है कैंसर कराने का, जिसके बारे में हमें जानकारी है, वो टोबैको या तंबाकू है। अच्छा। तो ये एक हो गया। दूसरे हो गए आपके जो अल्कोहल भी बहुत सारे कैंसर कराते हैं। फिर उसके बाद है कुछ इन्फेक्शन, तो उसमें ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, एच पाइलोरी बैक्टीरिया है, CMV वायरस से भी कुछ एसोसिएट करते हैं, तो कुछ वायरस हैं। बट लार्जली अगर आप नॉन कैंसर के कॉज के बारे में बात करें, जो कैंसर कॉज करा रहे हैं, वो टोबैको नंबर 1 पे सबसे पहला जो है वो तंबाकू है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट वन। जी जी जी। और आजकल की जो जीवन शैली जो हमारी बिल्कुल आधुनिक बदल सी गई है, क्या जीवन शैली के चलते मोटापा है या और भी इस तरह से इससे जुड़ी जो बीमारियां हैं वो हैं, क्या वो भी इसका कारण बन रही हैं? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पूछा। ये जो कुछ चीजें बताई, उसके अलावा जो लाइफ स्टाइल हम लोगों के हैं, हम लोग अपनी लाइफ स्टाइल अब बहुत वेस्टर्नाइज हो गई है जी। हम लोगों के खाने का तरीका बदल गया है। हम लोग मेहनत नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, हमारा वेट ज़्यादा है। आप बिल्कुल देर तक आप देर रात तक जगते हो। तो ये सब लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से सिर्फ कैंसर नहीं, और सारी बीमारियां भी, जिसमें हार्ट की बीमारी है, फेफड़े की बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, सब जुड़ी हुई हैं। और कैंसर भी, जो 2/3 कैंसर जो हम लोग बोलते हैं, जिनके एग्जैक्ट कॉज हमें नहीं पता है या वजह नहीं पता है, उसमें से भी बहुत सारे कैंसर जो हैं जो लाइफ स्टाइल की वजह से होते हैं। अच्छा। डायरेक्ट एसोसिएशन नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत सारे जुड़े हुए हैं। तो इसलिए अगर आप अच्छा लाइफ स्टाइल रखोगे तो उसमें आपके चांसेस हैं। अच्छा लाइफ स्टाइल रखो, टोबैको अल्कोहल से दूर रहें। अगर ये सब आप करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और डाइट आप अपना अच्छा रखते हैं, अगर ये सब चीज़ों का बात का ध्यान रखें आप, तो सर्टेनली सिर्फ कैंसर से नहीं और भी सारी बीमारियों से आपको प्रोटेक्शन मिलता है। बिल्कुल। कई बार डॉक्टर साहब, जो आपने टोबैको की बात की है, तंबाकू की बात की है, तंबाकू का सेवन तो विभिन्न रूपों में होता है, कई रूप में लोग करते हैं। कई बार ऐसे लोगों को भी हमने देखा है, और आप तो चिकित्सक हैं, देखते ही होंगे, कि जिन्होंने कहा कि हम कभी भी हमने तंबाकू या उससे बनी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया है, उनकी रूटीन भी सही है, फिर भी उनको कैंसर हो जाता है, या कुछ एक्टिव पैसिव ये सब भी कुछ चक्कर होता है क्या? तो इसमें ऐसा है कि हम लोग चांसेस या प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। हाँ। अब जैसे मुंह का कैंसर है, तो उसमें जो तंबाकू खाने वाले हैं, तो उनमें जो हम लोग देखते हैं, अगर 10 पेशेंट आए कैंसर के मुंह के हमारे पास आते हैं क्लिनिक में, तो उसमें से 8 पेशेंट होते हैं जो तंबाकू यूज करने वाले हैं, और 20% ऐसे होते हैं जो तंबाकू, मैंने बताया तंबाकू तो एक वजह है, लेकिन इसके अलावा भी और सारे कॉजेज होते हैं। जेनेटिक हो सकते हैं किसी को, या शार्प टीथ हो सकते हैं। अच्छा। सिंपल, हाँ, बार बार कट रहा है आपके अंदर का, आप ध्यान नहीं दे रहे हो, एक ही जगह में बार बार कट रहा है, आपके दांत शार्प हैं, उससे भी होते हैं। तो तंबाकू मेन वजह है, लेकिन वो सिर्फ ओनली वजह नहीं है। हाँ। वो सिर्फ ओनली कॉज नहीं है। तो इसलिए हम लोग ये बोलते हैं कि तंबाकू से कैंसर होने का एसोसिएशन वेरी स्ट्रांग है। 10 में से 8 लोग, जैसे फेफड़े का भी कैंसर है, जो स्मोकर होते हैं 8 लोग, ज्यादातर लोग 7 लोग 8 लोग जो होते हैं वो तंबाकू से यूज करने वाले होते हैं। बाकी 2-3 लोग बिना तंबाकू वाले भी आते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि तंबाकू यूज करने वालों में इसके होने के चांसेस ज्यादा हैं, और तंबाकू नहीं यूज होने वाले वो माइनॉरिटी हैं। तो इसलिए तंबाकू से दूर रहना है। बिल्कुल, हर हालत में दूर रहना है, वो किसी भी रूप में, किसी भी फॉर्म में इसका सेवन नहीं करना है। तो चूंकि आपने डॉक्टर साहब बताया कि किसी भी अंग में ये हो सकता है, तो इसके जो लक्षण अगर पकड़ना चाहें, क्योंकि शिकायत यही रहती है, आपको भी रहती होगी एज अ डॉक्टर, कि लोग लेट से आते हैं, कैंसर का पता ही लेट से चलता है, तो क्या इसके कुछ लक्षण होते हैं जो लोग पहले पकड़ पाए अर्ली स्टेज में? कैंसर का जहां तक लक्षण का सवाल है, ये स्पेसिफिक नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसा नहीं है कि ये चीज, ये अगर लक्षण आप में आ रहे हैं तो ये कैंसर का ही है। कैंसर के जो लक्षण हैं वो दूसरी बीमारियों से ओवरलैपिंग है, माने वो कैंसर में भी हो सकता है और सिंपल दूसरे बीमारियों में भी वही लक्षण हो सकते हैं। जैसे मैं सिंपल एग्जांपल आपको देता हूं, इंडिया में टीबी बहुत कॉमन है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जिसको बोलते हैं, और मर्दों में, मेल में
लंग कैंसर भी रिलेटिवली टॉप 5 में आते हैं। अच्छा। इंडिया में जी। इंसिडेंस वाइज। तो अभी दोनों का सिम्टम जो है, टीबी का भी खांसी सिम्टम है, कैंसर का भी खांसी सिम्टम है। थूक में खून का आना टीबी में भी होता है, इसमें भी आपके लंग कैंसर में भी होता है। तो कई बार पेशेंट के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कि सिम्टम को वो डिफरेंशिएट कर पाए। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि कोई ऐसा सिम्टम जो आपको, इवन सर्दी खांसी नॉर्मल है, आप जानते हैं उसमें भी सर्दी खांसी होती है, लेकिन ज्यादातर जो इन्फेक्शन वाले वायरल बैक्टीरियल होते हैं, ये सिम्टम आपके कोई भी सिम्टम हो तो वो 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 2-3 हफ्ते में ठीक हो जाना चाहिए। अगर इससे ज्यादा लंबे वो चल रहे हैं लक्षण, तो फिर आपको सर्टेनली डॉक्टर के पास कंसल्ट करना चाहिए। आपके फैमिली डॉक्टर्स हो, पास में जो भी हॉस्पिटल हो, वो आप वहां जरूर टेस्ट कराएं। अदरवाइज क्या होता है, बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो लंग कैंसर के होते हैं, बट कई बार वो टीबी की दवा खाते होते हैं, और जिसकी वजह से वो बीमारी एडवांस होती जाती है और हमारे पास लेट स्टेज में आते हैं। जो हमारे पास पेशेंट अभी आ रहे हैं झारखंड में स्पेशली, जो मैं पिछले 8 सालों से देख रहा हूं, इसमें अगेन वही है कि ऑलमोस्ट 60% पेशेंट जो है एडवांस स्टेज में आते हैं और 40% पेशेंट जो है अर्ली स्टेज यानी स्टेज 1-2 में आते हैं। स्टेज 3-4 वाले लेट आते हैं और उसमें फिर क्योर के जो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स हैं अच्छे नहीं होते हैं। तो ये लक्षण की जहां तक बात हम लोग कर रहे थे, तो उसमें वो डिपेंड करता है कि किस जगह का कैंसर, जैसे मैंने बताया कि आपके टॉप से लेके यहाँ सर से लेके नीचे अंगूठे तक, पैर के अंगूठे तक कैंसर हो सकता है। तो जहां का कैंसर होगा, जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं, जैसे ब्रेन ट्यूमर का अगर हो रहा है तो आपको चक्कर आएंगे, उल्टियां होंगी, सर में दर्द होगा, या झटके मिर्गी की दौरे टाइप के, ये कॉमन हो गया। मुंह का कैंसर है तो यूजुअली घाव बनेगा और वो हील नहीं होगा। और शुरू में कैंसर जो होता है जैसे मुंह का, तो वो यूजुअली पेनलेस होता है। नॉर्मल घाव आपके मुंह में होंगे छोटे से तो बहुत पेनफुल होता है, लेकिन कैंसर का जो घाव मुंह में शुरू होता है वो पेनलेस होता है स्टार्ट होके, और वो बढ़ता नहीं, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा, और जब काफी बढ़ जाता है तब पेनफुल हो जाता है। अब गले का कैंसर किसी को होगा तो खाने में दिक्कत होगी और वॉइस में चेंजेस आएंगे, आवाज बदल जाती है आपकी। स्पेशली जो स्मोकर है, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, उनमें अगर वॉइस चेंजेस आ रहे हैं, आप 10 साल 20 साल से सिगरेट पी रहे हैं, तो अलर्ट हो जाए। फेफड़े का मैंने बता दिया आपको। फूड पाइप का कैंसर है जिसको ईसोफेगस बोलते हैं, उनको खाने निगलने में दिक्कत आती है। स्टमक के कैंसर में आपका भूख कम हो जाएगी, उल्टी होगा, आप कमजोर होते जाओगे, ये सब हो गया। आंत के कैंसर में भी आपको पेट में आपके बावल हैबिट्स हैं, जैसे आप स्टूल के लिए जाते हो, वो चेंज हो जाएगा, ब्लड आ सकता है आपके पैखाना में। यूट्रस का कैंसर जैसे कॉमन हुआ, तो यूट्रस के कैंसर में इरेगुलर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है फीमेल को। जो पोस्ट मेनोपॉजल जो हैं, जो बूढ़ी औरतें हैं, 60 साल की हैं, 70 साल की हैं, उनको कब का महीने माहवारी बंद हो गई थी, उनकी माहवारी दोबारा शुरू हो जाती है। तो ये सब लक्षण कॉमन होते हैं, जो डिफरेंट कैंसर के डिफरेंट लक्षण है। ऐसा नहीं है कि एक ही लक्षण है जो सारे कैंसर में होंगे, तो वो इंटायरली डिपेंड करता है कि वो किस अंग का कैंसर है, उसी के हिसाब से लक्षण आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अंग के हिसाब से ही लक्षण आते हैं। लेकिन बहुत जरूरी है कि इसके बारे में हम जागरूक रहें और जानकार रहें। हमारा भी यही उद्देश्य है कि लोगों को कैंसर से रिलेटेड जो बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो हम दे सके, ताकि अर्ली स्टेज में कैंसर को पकड़ा जा सके। क्या इसका इलाज संभव है डॉक्टर साहब? क्योंकि आमतौर पर तो यही धारणा है कि कैंसर का इलाज ही नहीं है। तो लोगों को बता दूं कि सारे लोगों के ये इन्फॉर्मेशन के लिए है कि जब भी कैंसर पता चले तो बिल्कुल ना घबराएं। सबसे पहली बात, जो भी नियरेस्ट कैंसर हॉस्पिटल है वहां जाएं, कंसल्ट करें। और जो बताया मैंने, कैंसर को यूजुअली हम लोग 2 स्टेज अगर बात करें, अर्ली स्टेज और एडवांस स्टेज में डिवाइड करते हैं। अर्ली स्टेज में अगर हम लोग कैंसर का सही उपचार करते हैं, सही जगह उपचार होता है, सही डॉक्टर से उपचार होता है, तो लॉन्ग टर्म ठीक होने की संभावना 70% है। यानी 10 में से 7 लोग ठीक हो जाएंगे, 3 लोगों को हो सकता है फिर भी बीमारी वापस आ जाए ठीक होने के बाद। तो ये है अर्ली स्टेज के लिए, स्टेज 1 और 2 के लिए। अब बात हुई एडवांस स्टेज या स्टेज 3-4। तो इसमें थोड़ा मुश्किल है। जब बीमारी बढ़ जाती है या फैल जाती है शरीर में, तो उसमें क्योर तो संभव नहीं होता है, लेकिन उसमें भी आजकल बहुत सारे ऐसे इलाज आ गए हैं जिससे आप मरीज की तकलीफ कम कर सकते हो। और बहुत सारे मरीज
जो इसमें लेकिन लॉन्ग टर्म जो क्योर होने के चांसेस हैं वो अराउंड 30% 40% होते हैं, 30% होते हैं, और इसमें लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के चांसेस कम होते हैं। बट आप पेशेंट को, ऐसे पेशेंट में एक ट्रीटमेंट होता है कैंसर में, कैंसर के ट्रीटमेंट में हम लोग बात करेंगे पैलिएटिव ट्रीटमेंट। पैलिएटिव ट्रीटमेंट का मतलब ये हुआ कि ये स्टेज 4 कैंसर है, ये तो ठीक नहीं होगा, बट वो अभी 6 महीने, 1 साल, 2 साल वो पेशेंट जीता है। तो हमारा मकसद ये होता है कि उसमें उनकी जनरल जो तकलीफें हैं उनको कम किया जाए, चाहे वो रेडिएशन हो, चाहे कीमो हो, या सिंपल दवाइयों से। पेन एक बहुत कॉमन सिम्टम है कैंसर का, बहुत ट्रबलसम है, पूरा घर परेशान रहता है, सिवियर पेन होता है। कैंसर का पेन वन ऑफ द वर्स्ट पेन मानते हैं, और यही सब चीजें हम लोग करते हैं। उनके खाने का ध्यान देना, उनके दर्द का, उल्टी का, इसी तरह चीजों का ध्यान देते हैं। ये हम लोग पैलिएटिव केयर में कवर करते हैं। जी जी बिल्कुल। तो जैसे आपने कहा कि ट्रीटमेंट की बात करेंगे, ट्रीटमेंट की बात जहां आती है डॉक्टर साहब, तो लोग बाहर जाते हैं कि यहाँ ट्रीटमेंट नहीं है या है। तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि आज के समय में अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो क्या क्या हमारे यहाँ अभी व्यवस्थाएं हैं आधुनिक तौर पर? तो आज से अगर 10-12 साल पहले की बात करेंगे झारखंड स्टेट के रिस्पेक्ट में, माने कैंसर ट्रीटमेंट का, तो बहुत ज़्यादा यहाँ सुविधाएं नहीं थी, लोग नहीं थे, एक्सपर्ट नहीं थे, स्पेशलिस्ट नहीं थे। बट फॉर्चुनेटली अभी 2-3 कैंसर हॉस्पिटल तो हैं झारखंड में, जहाँ जैसे हमारा ही हॉस्पिटल हुआ HCG, तो वहाँ हम लोग सारे, ये पहला कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर हॉस्पिटल है हमारा, डेडिकेटेड कैंसर हॉस्पिटल, और वहाँ किसी चीज का इलाज नहीं होता, ओनली कैंसर। तो वहाँ हमारे पास जो मेन 3 ट्रीटमेंट होती है कैंसर के, 3 तरीके से हम लोग इलाज करते हैं। सर्जरी, जिसको सर्जिकल ऑन्कोलॉजी बोलते हैं डिपार्टमेंट, फिर दूसरा हुआ रेडिएशन, रे से जिसको ट्रीट करते हैं वो रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट हो गया। तीसरा हो गया जिसको दवाइयों से ट्रीट करते कैंसर को, जैसे ब्लड कैंसर हो गया, तो वो मेडिकल ऑन्कोलॉजी हो गया। तो ये तीनों जो मेन ब्रांच है, ये कोर ब्रांच है ऑन्कोलॉजी का, ये 3 जो मैंने बताया अभी, तो ये कोर ब्रांच तीनों अवेलेबल हैं हमारे हॉस्पिटल में, और भी जो हॉस्पिटल खुल रहे हैं अभी उनमें भी अवेलेबल है। तो अभी सारी सुविधाएं हैं झारखंड में, और झारखंड के लोगों को इससे फायदा हो रहा है। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, मैं 8-8.5 साल पहले आया हूं, आने के बाद मैंने ऑलमोस्ट 4-5 हजार पेशेंट रेडिएशन से हम लोग ट्रीट कर चुके हैं। अच्छा। ऑलमोस्ट 15-20 हजार साइकिल्स कीमोथेरेपी की लग चुकी है हमारे यहाँ पिछले 5-8 साल की बात करें। और सर्जरी की जहां बात करें, जो कैंसर सर्जरी की, चाहे मुंह हो, ब्रेस्ट हो, कोलोन हो, रेक्टम हो, तो इसमें ऑलमोस्ट 3000 सर्जरी हो चुकी है। तो इस तरीके से ये सब सारी चीजों की सुविधा बेसिक जो है ये है। इसके अलावा रेडियोलॉजी इंपॉर्टेंट है, पैथोलॉजी वो भी दोनों हमारे यहाँ है, और इसके अलावा अभी हम लोग पेट स्कैन इंस्टॉल हो रहा है अभी हमारे यहाँ, तो पेट स्कैन भी आ जाएगा हमारे यहाँ। तो पेट स्कैन भी उम्मीद करते हैं 1-2 महीने 3 महीने में हमारे यहाँ वो भी। और इसके अलावा आजकल बहुत लोगों के मन में जिज्ञासा होगी, लोगों ने नाम सुना होगा कि टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी, तो ये सब दवाइयों का फॉर्म है, दवाइयां हैं एक तरह की, और ये सब लेटेस्ट दवाइयां हैं जो पिछले 10-15 साल में ही आई हैं। तो इन सभी चीजों की भी सुविधा हमारे हॉस्पिटल में है। तो ये सब भी लगती है। तो इस तरीके से अभी क्या होता है, पेशेंट को किसी को पता चलता है, कई बार तो पता भी नहीं होता कि यहाँ झारखंड में जैसे कोई है बोकारो का, या कोई है डाल्टेनगंज का, या कोई है गोड्डा का, पाकुड़ का, तो उनको कई बार पता नहीं होता है कि यहाँ ये सब सुविधाएं उपलब्ध है। तो उन्हें पता चलता है तो वो कई बार चले जाते हैं दिल्ली, मुंबई, वेलोर वगैरह जाते हैं। फिर वहां एक चीज जो इंपॉर्टेंट है कैंसर के सक्सेसफुल ट्रीटमेंट के लिए, कि एक तो इसमें जानकारी इंपॉर्टेंट है कि ट्रीटमेंट लंबा होता है, लंबा। जैसे ब्रेस्ट कैंसर को पूरे ट्रीट करने में कई बार 6 महीने से 1 साल लगते हैं हमें, पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट में। वो डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पे। तो अब घर छोड़ के एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली मुंबई या वेलोर 1 साल रहना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो कैंसर ट्रीटमेंट का और अप्रोप्रिएट सही ट्रीटमेंट का घर से पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्या होता है, बहुत लोग जाते हैं यहाँ से मुंबई के, जैसे जो TMH हॉस्पिटल है, वहां के लोगों को पता है कि मैं यहाँ हूँ या डॉक्टर सौरभ यहाँ हैं, दे आर द स्पेशलिस्ट यहाँ। तो वो क्या करते, वहां जो ट्रीटमेंट पॉसिबल हुआ या जांच हुआ कर देते, उसके बाद बोलते आप रांची से हो या झारखंड से,
तो वो रेफर कर देते हैं हमारे हॉस्पिटल में या हमारे नाम जी, से। जी, जी। तो दैट बिकम्स बहुत कन्वीनियंस हो जाता है पेशेंट, वो अपना काम कर सकते, बिल्कुल काम करके इवन बहुत सारे पेशेंट हैं जो ऑफिस जाते हैं रात में आके रेडिएशन लेते हैं 8 बजे। जी, जी, जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए कि घर के पास फैसिलिटी हो। तो ये फैसिलिटी अब झारखंड में है बिल्कुल। और लोगों को ये इससे फायदा हो रहा है। बहुत ही अच्छी बात है डॉक्टर साहब कि ये ट्रीटमेंट अब हमारे राज्य में ही उपलब्ध है और राज्य के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा इससे। कैंसर का जैसे आपने कहा कि इलाज बहुत लंबा होता है, बहुत ही पीड़ा भी होती है इसमें, जैसे कीमोथेरेपी वगैरह में भी जैसे साइड इफेक्ट्स, या जैसे आपने कहा अभी टारगेटेड थेरेपी, तो कुछ डिफरेंस आया है पहले की तुलना में? बिल्कुल। तो अब क्या है, मैं तीनों डिपार्टमेंट के रिस्पेक्ट में आपको आंसर बता दूं। पहले जैसे था कीमोथेरेपी, तो कीमोथेरेपी तो अभी भी है, बट कीमोथेरेपी के अलावा अभी टारगेटेड और इम्यूनोथेरेपी आ गया है, जैसे स्पेशली लंग कैंसर में। तो सारा जो फोकस है इस फील्ड में या किसी और भी फील्ड में कि हम लोग ट्रीटमेंट के फायदे को बढ़ाएं और ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स को कम करें, इसी डायरेक्शन में काम हो रहा है रिसर्च, जिसकी वजह से थेरापेटिक रेशियो एक हम लोग बोलते हैं ये इंप्रूव करता है। तो ये जब लंग में किसी जमाने में जब सिर्फ कीमोथेरेपी से ट्रीट करते थे तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट 1 साल से ज्यादा नहीं जीते थे और उसमें साइड इफेक्ट्स भी होते थे जो एडवांस स्टेज वाले हैं। अभी टारगेटेड और इम्यूनोथेरेपी से ये जो फिगर है अभी ऑलमोस्ट 2.5-3 साल और 4 साल भी लोग जी रहे हैं। अच्छा। और इसमें साइड इफेक्ट्स भी कम है। तो ये हो गया मेडिकल ऑन्कोलॉजी की बात। आ जाते हैं सर्जरी में। सर्जरी का बता दे कि सर्जरी में जैसे एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं ब्रेस्ट कैंसर का। पहले अर्ली ब्रेस्ट कैंसर हो या एडवांस ब्रेस्ट कैंसर हो, सारे को हम लोग क्या करते थे, फीमेल का सारा ब्रेस्ट निकाल देते थे। और स्पेशली उसमें क्या होता था कि लोग साइकोलॉजिकली भी किसी भी फीमेल का ब्रेस्ट का पूरा निकाल देना, ये तो किसी भी फीमेल को एक्सेप्ट नहीं होता, बट मजबूरी थी। और उस वक्त 20 साल 30 साल 40 साल पहले यही होता था। पहले हम लोग रेडिकल मास्टेक्टमी करते थे, फिर मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टमी करने लगे, कम किया। और अभी ये रिजल्ट्स है कि अगर आप सही से पेशेंट को और ट्यूमर का स्टेज करते हैं और ट्रीट करते हैं, तो ये जो अर्ली ब्रेस्ट कैंसर में हम लोग ब्रेस्ट कंजर्वेशन ट्रीटमेंट करते हैं, यानी कि पूरा ब्रेस्ट नहीं निकालते, पार्ट ऑफ ब्रेस्ट निकालते हैं जहां ट्यूमर है, और उसके बाद कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी तो फीमेल का, औरतों का कॉन्फिडेंस भी बना रहता है कि उनका जो लुक है और जो सोसाइटी में ये है, वो कई बार पहले उनको बहुत दिक्कतें आती थी। और रिजल्ट्स बराबर हैं, ऐसा नहीं कि हम पूरा ब्रेस्ट निकालेंगे तो वो ज्यादा अच्छे होंगे या कम, हम लोग छोटी सर्जरी करेंगे तो कम होगा। तो ये सर्जरी में भी चेंजेस आए। अब आ जाइए रेडिएशन में। रेडिएशन में भी पहले से साइड इफेक्ट्स बहुत कम हुए हैं। पहले जब आज से 30 साल पहले हम लोग ज्यादातर जगह इंडिया में और इवन वेस्टर्न कंट्री में भी एक मशीन होती थी ट्रीटमेंट के लिए, कोबाल्ट मशीन, उसमें हम लोग 2 डायमेंशनल रेडियोथेरेपी करते थे, जिसकी वजह से जो अगल बगल के स्ट्रक्चर है, किसी को अगर टॉन्सिल में रेडिएशन देना है तो उनको हम लोग जब ट्रीट करते थे तो एक कॉमन साइड इफेक्ट ये होता था कि पूरे आपके जो ग्लैंड्स हैं, लार बनाने वाले, सलाइवा जिसको बोलते हैं, वो उसी के साथ रेडिएट हो जाते थे इक्वल डोज में, और सारी जिंदगी उनका मुंह बिल्कुल सूखा रहता था। ठीक है। अभी क्या है, लीनियर एक्सेलरेटर के आने की वजह से इसमें एक टेक्निक है जो 20-30 साल पुरानी हो गई वो भी, बट पिछले 10-15 साल में हम लोग ज्यादा यूज किए हैं अभी IMRT को। तो IMRT से क्या हो गया, हम लोग फोकस रेडिएशन करने लगे। अगर यहां है तो राइट ही साइड इसी जगह पे रेडिएशन लगेगा, बाकी हम लोग और अगल बगल के स्ट्रक्चर हैं जिसमें ये लार की ग्रंथियां हैं या ग्लैंड्स हैं, पैरोटिड ग्लैंड्स, अन्य अंग जो है इससे प्रभावित नहीं होंगे। आसपास के ऑर्गन को हम लोगों ने डोज कम कर दिया, जिसकी वजह से साइड इफेक्ट कम हो गए। तो इस तरीके से साइड इफेक्ट्स सारे ट्रीटमेंट में जो कैंसर के हैं कम हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत एडवांस जो है तरीके से इलाज अब संभव हो पा रहा है। 2 मिनट का समय बचा है, 1 मिनट हम चाहेंगे कुछ आंकड़ों के बारे में अगर आप बताएं कि कितनी लोगों में जागरूकता आई है और अभी कैंसर की क्या, अगर हम बात करें स्टेटस की, तो कैंसर का जहां तक सवाल है इंडिया का पूरा, तो ऑलमोस्ट 14 लाख नए केसेस हर साल डायग्नोज होते हैं। और इसमें जो कॉमनेस्ट कैंसर है, औरतों में ब्रेस्ट और सर्विक्स कॉमनेस्ट है,
और मर्दों में मेनली मुंह का हेड नेक का कैंसर सबसे कॉमन है। इसमें से बहुत सारे पेशेंट अब हॉस्पिटल पहुंचते हैं। मैंने भी पिछले 8 सालों में देखा है बहुत फर्क आया है। लोग पहले बहुत एडवांस डिजीज में आते थे, अब उस 8 सालों में मैंने देखा है फर्क पड़ गया है और लोग अब अर्ली भी आ रहे हैं और छोटे छोटे गांव से भी आ रहे हैं, गोड्डा, पाकुड़, साहबगंज, गरीब पेशेंट। और इसमें एक जो इम्पोर्टेंट काम ये हुआ है कि ये अफोर्डेबिलिटी बढ़ी है। ओवरऑल तो इकोनॉमिक ग्रोथ है ही है कंट्री का, जिसकी वजह से लोग इलाज करा पा रहे हैं। पहले से कॉस्टली भी है इलाज और पास में होने की वजह से इलाज करा पा रहे हैं। दूसरा जो 2 स्कीम है गरीब लोगों के लिए, स्पेशली बीपीएल या लोअर सोशियो, उनके लिए बहुत लाभकारी साबित हो रहा है। मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना चलती है झारखंड में, उससे भी हेल्प मिलता है। और दूसरा जो आयुष्मान भारत स्कीम है हमारे प्रधानमंत्री साहब का। जी डॉक्टर साहब, अब समय हमें इजाजत नहीं दे रहा है, चूंकि नया साल आने वाला है, तो चलते चलते आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं और आप लोगों को भी शुभकामना देते हुए एक अपील कर दें कोविड से बचाव के लिए। कोविड क्योंकि आप लोगों को पता है पिछले ऑलमोस्ट 2 साल से चल रहा है, तो कोविड में आप ये ध्यान रखें। कैंसर से रिलेटेड ये है कि प्रिकॉशन लेते हुए आप कैंसर को ट्रीटमेंट को रोके नहीं, कैंसर का इलाज कराते रहें। कोविड में भी सारे अस्पताल खुले हुए हैं कैंसर के। दूसरा जो 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं कोविड से लेके, अगर आपने वैक्सीन नहीं लिया है कोविड का तो वैक्सीन ले लें। अपने फिजिशियन से सलाह लेके, अगर आपको डायबिटीज और भी कुछ बीमारियां हैं पहले से तो सलाह लेके ले लें वैक्सीन। दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तीसरा मास्क जरूर लगाए और भीड़ भाड़ से बचे। अभी ये नया वेरिएंट जो ओमिक्रॉन आया है, इसमें प्रिकॉशन की जरूरत है। अगर हम लोग प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो पिछले 2 जो वेव आए थे इंडिया में, वो तीसरा वेव आ सकता है। बिल्कुल। तो इन्हीं सब बातों के साथ बिल्कुल बहुत अच्छा संदेश आपने दिया है, बहुत अच्छी जानकारियां दी हैं। हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को इसका पूरा लाभ मिलेगा और आने वाला जो नया साल है वो सबके लिए ढेरों खुशियां लाएगा, न कि बीमारी लाएगा। तो डॉक्टर साहब, आप यहाँ पर आए, बहुत अच्छी जानकारियां आपके माध्यम से मिली हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।